न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करना था और आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पहली बात, ये जो वर्ड मैंने बोला है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अपने आप में ये सजेशन दे रहा है कि अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है तो कुछ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए, अदरवाइज वर्ड सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन होता। इंटरनल एक्सटर्नल के एग्जिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी हिंट देता है। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही रिकंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, फिर फोकस करेंगे ओनली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे फिलहाल। तो यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं वो है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब तो आप लोगों को पता है, किसी चीज को दोबारा से बनाना रिकंस्ट्रक्शन है। दो पार्ट इसके हो सकते हैं कंपनी अकाउंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, एक एक्सटर्नल जिसकी हम फिलहाल बात नहीं करेंगे, एक इंटरनल जिसकी फिलहाल हम बात करेंगे। बट हमें थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आखिर है क्या चीज। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वैसा रिकंस्ट्रक्शन है, मतलब वैसा रिक्रिएशन है किसी कंपनी का जिसमें ओल्ड कंपनी डिसॉल्व कर दी जाती है और उसके बदले में एक नई कंपनी क्रिएट कर दी जाती है। मतलब अगर मैं कहूं कि एक कंपनी जिसका नाम है ए लिमिटेड, वो एक बिजनेस कर रही थी, लेकिन अब किसी वजह से उसके आर्टिकल्स में, उसके मेमोरेंडम में या और कोई दूसरी ऐसी दिक्कतें जिसकी वजह से उसके बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये कंपनी अब अपने आप को दोबारा से रिवाइवल करना चाहती है, तो उसके पास एक ऑप्शन ये है कि वो इस कंपनी को डिसॉल्व कर दे, बंद कर दे और फिर अपने एक नए नाम से लाइक डबल ए लिमिटेड एक न्यू कंपनी फॉर्म कर ले। तो कंपनी के लोग तो वही हैं, पहले वो ए लिमिटेड के नाम से काम करते थे, अब उन्होंने इस कंपनी को कर दिया बंद और एक नई कंपनी क्रिएट कर दी डबल ए लिमिटेड। तो इस तरीके के रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और इससे रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे प्रोसीजर, हम एक चैप्टर आएगा अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा इसके अंदर है अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसकी अब हम बात करने वाले हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी वही रहती है, लेकिन इंटरनली उसकी अकाउंटिंग में, उसके अंदर जो हमारी शेयर कैपिटल है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो कंपनी पहले भी ए लिमिटेड है, इसमें अभी भी ए लिमिटेड ही है, कंपनी का नाम नहीं बदला गया है, कंपनी में इंटरनली शेयर स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज कर दिया गया है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब सवाल ये उठता है, चलो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तो अलग बात है, लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता क्या है? क्यों कंपनी अपनी कैपिटल रीऑर्गेनाइज कर रही है? क्यों कंपनी इस तरह के चेंजेस अपनी कैपिटल के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर में कर रही है? तो कुछ वजह हैं जिसकी वजह से ऐसा करना कंपनी के लिए कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है, और वो सारे के सारे रीज़न मैंने आपके नोट्स में प्रिंट किया। अगर आप पेज नंबर 25 देखेंगे तो वहाँ पे वो सारे के सारे रीज़न, सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, जिसको कि अब हम इस चैप्टर के अंदर अप्लाई करेंगे। वहाँ पे देखेंगे तो आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहला पॉइंट लिखा है, द फॉलोइंग सिचुएशन आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी। ये वो सिचुएशन है जो किसी कंपनी के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें सिचुएशन ए और सिचुएशन डी आपस में कनेक्टेड है। पहले उन्हीं दो सिचुएशंस की बात करते हैं। व्हेन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इज कॉम्प्लेक्स एंड इट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट सिंपल। कंपनी का कैपिटल का स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स है और कंपनी उससे सिंप्लीफाई करना चाहती है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में डी पॉइंट भी है, when change is required in face value of share of a company so that they can become attractive for future investor। हम अपने शेयर्स की फेस वैल्यू में इस तरीके के चेंजेस लेकर आना चाहते हैं जिससे कि इन्वेस्टर के लिए वो एक अट्रैक्टिव जो है ऑप्शन हो जाए। इन दोनों ही पॉइंट्स का क्या मतलब है समझने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ डेटा यहाँ पे लिखता हूँ। मैं कहता हूँ से एक कंपनी है, उसने पास्ट में कभी अपनी शेयर कैपिटल इशू की थी और तब उसने डिफरेंट डिनोमिनेशन के शेयर्स इशू कर दिए थे। पहले उसने ₹50 वाले 10,000 इक्विटी शेयर उसने इशू किए थे ऑफ ₹50 ईच। अगर आप चेक करेंगे तो इससे उसको टोटल कितना पैसा मिला होगा? 5 लाख रुपया मिल गया होगा। बाद में कंपनी ने फिर 10,000 शेयर और इशू कर दिए,
लेकिन इस बार ये जो शेयर उन्होंने रखे वो 20 रुपीज ईच वाले थे, इससे कंपनी को और 2 लाख रुपए मिल गए। फिर उसके बाद उन्होंने और 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए ऑफ ₹10 ईच, और कंपनी को मिल गए फिर 1 लाख रुपया। टोटल कंपनी के पास इकट्ठा हो गया ₹8 लाख। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे 3 डिफरेंट फेस वैल्यू के शेयर इशू किए। ऐसा कोई लॉ नहीं है जो आपको शेयर वैल्यू के डिफरेंट होने पर रिस्ट्रिक्शन करता हो, तो कंपनी ने समय समय पे अलग अलग फेस वैल्यू के ऊपर शेयर्स को इशू किया। 50 रुपीज फेस वैल्यू वाले भी शेयर है, 20 रुपीज फेस वैल्यू वाले शेयर भी है, 10 रुपीज फेस वैल्यू वाले भी शेयर है। अब कंपनी चाहती है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया, तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम ला सकती है जिसमें वो इन सभी शेयर को एक सिंगल डिनोमिनेशन शेयर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकती है। वो क्या करेगी? वो कहेगी जो 50 रुपीज वाला एक शेयर है, हम उसके 10 रुपीज वाले शेयर बना देंगे। ये जो 20 रुपीज वाला शेयर है उसके हम 10 रुपीज वाले शेयर बना देंगे, और ये जो 10 रुपीज वाला शेयर है ये तो 10 रुपीज वाला है ही है। तो सभी शेयर्स के इक्वल डिनोमिनेशन करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है? वो इन सभी की फेस वैल्यू 10 रुपीज कर सकती है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? जिसके पास पहले 10,000 इक्विटी शेयर 50 रुपए वाले थे, उसके पास अब 50,000 इक्विटी शेयर हो जाएंगे जो कि 10 रुपए वाले होंगे। इसके पास 10,000 शेयर थे 20 रुपीज वाले, तो अब इसके पास हो जाएंगे 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और इसके पास तो वही 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है। ये अगर आप चेक करोगे तो पता चलेगा आपको अभी भी टोटल कैपिटल 8 लाख है, लेकिन पहले 50 रुपीज 20 रुपीज और 10 रुपीज वाले फेस वैल्यू में डिवाइडेड है। अब सबकी फेस वैल्यू इक्वल हो गई है और सबकी फेस वैल्यू 10 रुपीज हो गई है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके हम ये डिफरेंट फेस वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं, जो कि पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर डी में कवर होता है। दूसरा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो रीजन है जिसकी वजह से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है वो है पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी में, और ये दोनों भी आपस में काफी हद तक कनेक्टेड है। When there are huge accumulated losses and it is required to write off these losses to depict a better financial position of the company. कई बार कंपनी के पास accumulated होते जाते हैं लॉसेस। पहले साल हमें नुकसान हुआ, फिर दूसरे साल नुकसान हुआ, फिर तीसरे साल नुकसान हुआ। लॉसेस के कारण ध्यान से समझना, लॉस होने का मतलब है आपकी असेट डिक्लाइन कर रही है। लॉस इसको शो करता है कि हमारे पास इनकम कम हुई और हमारा एक्सपेंस ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से हमारी वर्थ, हमारे पास नेट एसेट की वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है। अब अगर ये कॉन्टिन्यूसली होता रहे तो हमारी, इसका मतलब जो असेट्स है वो वाइप ऑफ हो रही है, वो हमारी निकलती चली जा रही है, और आपकी जो असेट वाइप ऑफ हो रही है उसके बदले में लॉस क्रिएट होता जा रहा है। तो बैलेंस शीट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको सही फाइनेंशियल पोजीशन, एक्चुअल आपकी जो रियलिटी है वो नहीं बता पाता, क्योंकि लॉस असेट को सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास बैलेंस शीट में ह्यूज लॉसेस नजर आ रहे होते हैं, जिसके लिए हमारे पास असेट्स अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उन लॉसेस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं थ्रू द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिससे कि हमारे को रियल पिक्चर, जो हमारे बिजनेस के जो रियल असेट है वो नजर आए और लॉसेस जो है वो सेट ऑफ कर दी जाए। यही बात सी पॉइंट में भी होती है, when a part of capital is not represented by available tangible asset। आपकी जो कैपिटल है उसकी वैल्यू के इक्विवेलेंट आपके पास टेंजिबल असेट्स ही नहीं है। जब बिजनेस शुरू हुआ तो हमने 10 करोड़ रुपए की कैपिटल डाली, तो 10 करोड़ की कैपिटल डालेंगे तो 10 करोड़ की एसेट भी होगी, लेकिन बिजनेस में कॉन्टिन्यूअस लॉसेस होते जा रहे हैं और हमारे को अब तक 8 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। तो आपके पास 8 लाख रुपए का नुकसान होने के कारण केवल 2 लाख रुपए की टेंजिबल असेट है, लेकिन कैपिटल अभी भी आपकी 10 लाख रुपए की है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास जब असेट ही नहीं है तो कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करके आप अपनी बैलेंस शीट को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज्यादा रियलिटी के अंदर शो कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ जाता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। अब दूसरा इसमें पॉइंट है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी कैन बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग डिफरेंट वे। किस तरीके से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है? एक बात अच्छे से समझ लेना, रिकंस्ट्रक्शन तभी माना जाता है जब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो रिकंस्ट्रक्शन, रियलिटी में रिकंस्ट्रक्शन नहीं है।
वो कुछ एडजस्टमेंट्स तो किए हैं, लेकिन प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन उसको नहीं बोल सकते तब तक जब तक कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज ना हो। और कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज दो तरीके का हो सकता है, वो दोनों तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। नंबर 1, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब है सिर्फ शेयर कैपिटल के डिनोमिनेशंस को चेंज करना है, लेकिन उसकी टोटल वैल्यू को उतना ही इंटैक्ट रखना है। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया उसके अंदर पहले भी हमारी कैपिटल 8 लाख रुपए थी, रीऑर्गेनाइज हमने कर दिया, डिनोमिनेशन हमने बदल दिए, लेकिन उसके बाद भी हमारी कैपिटल जो है वो 8 लाख ही है, तो इसे बोलेंगे ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल हमने कर दिया। ये रिकंस्ट्रक्शन का एक तरीका हुआ। दूसरा रिकंस्ट्रक्शन तब होता है जब रिडक्शन इन शेयर कैपिटल होती है। अब रिडक्शन इन शेयर कैपिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने लगेंगे तो हमें यही वाला पॉइंट बार बार देखने को मिलेगा, वो है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। क्या मतलब है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल? जब हमने ये रीऑर्गेनाइजेशन किया उसमें डिनोमिनेशन चेंज करना भी शामिल हो सकता है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट ये हुआ कि हमारी कैपिटल कम हो गई। अभी हमारी टोटल कैपिटल का वर्थ 8 लाख रुपीस है। कंपनी ने डिनोमिनेशन चेंज करने के साथ साथ एक चीज और की कि वो इनको नंबर ऑफ शेयर उतनी वैल्यू के नहीं दिए जितनी वैल्यू के मिलने चाहिए थे। लाइक सभी लोगों को केवल 50% शेयर ही दिए गए। तो यहाँ पर जिसके बनते थे 50,000 शेयर उसको 25,000, जिसको बनते थे 20,000 उसको 10,000, जिसके बनते थे 10,000 उसको 5,000 शेयर ही अगर दिए जाएं तो ओल्ड कैपिटल तो हमारी थी 8 लाख, लेकिन न्यू कैपिटल रह जाएगी 4 लाख। 4 लाख रुपए की कैपिटल रिड्यूस हो गई, इसे बोलते हैं रिडक्शन इन कैपिटल। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी ऐसा क्यों करेगी, क्यों वो अपनी कैपिटल को रिड्यूस करोगे? चलो ठीक है, डिनोमिनेशन चेंज किए बट वैल्यू तो सेम रखो। जब कंपनी के पास ह्यूज लॉसेस होते हैं तो जो ह्यूज लॉसेस हैं उनको कवर करने के लिए ऑब्वियसली लॉस अगर आपको हो गया तो इसका मतलब आपकी कैपिटल उतनी नहीं है जितनी आप सोच के चल रहे हैं। हर एक लॉस कैपिटल की वैल्यू को रिड्यूस करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और हर एक प्रॉफिट कैपिटल की वैल्यू को इंक्रीज करता है। आप याद करो जब आप 11th क्लास के अंदर हुआ करते थे तो जब आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते थे तो हर बार जब आपका नेट प्रॉफिट निकलता था उसे कैपिटल में ले जाके ऐड कर देते थे, और हर बार जब लॉस होता था तो कैपिटल में से लेस करते थे। इसका मतलब हर प्रॉफिट और लॉस इनडायरेक्टली कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट जरूर डालता है। तो जब आपके पास ह्यूज लॉसेस होते हैं, मैं कहता हूँ कंपनी के पास 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया और 8 लाख रुपए की कैपिटल थी, तो रियलिटी में जब 4 लाख का नुकसान हो गया तो उसकी कैपिटल 8 में से 4 लाख घट के 4 लाख ही बचेगी। तो सही पिक्चर प्रेडिक्ट करने के लिए, सही पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए जरूरी है कि उस लॉस को कहीं ना कहीं से सेट ऑफ किया जाए। तो लॉस कैपिटल से सेट ऑफ किया जाता है उनकी वैल्यू को रिड्यूस करके। तो दो तरीके हमारे पास हो गए, एक तो ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, दूसरा है रिडक्शन इन कैपिटल। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वहां पर ये रिडक्शन वाला पॉइंट ही यूज होगा। इस बात को भी आगे भी एक्सप्लेन किया जाएगा। आगे लिखे इसके अंदर थर्ड पॉइंट में, रिडक्शन इन कैपिटल मे बी आइदर इन्वॉल्विंग सैक्रिफाइस ऑफ शेयर होल्डर ओनली और इन्वॉल्विंग सैक्रिफाइस फ्रॉम शेयर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर, ब्रैकेट में लिखा है डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर। इट नेवर हैपन दैट सैक्रिफाइस इज मेड बाय क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर्स ओनली। जब आप ये कैपिटल रीऑर्गेनाइज करते हैं तो इससे अगर आपका कुछ नुकसान होता है तो नुकसान या तो सिर्फ शेयर होल्डर बियर कर लेंगे, मतलब सिर्फ शेयर होल्डर की कैपिटल पे ही इंपैक्ट डाला जाएगा, और कभी कभी क्रिटिकल कंडीशंस में तो उस लॉस को मनी लेंडर से इवन क्रेडिटर के साथ भी शेयर किया जाता है। मतलब जो नुकसान हो रहा है वो बिजनेस में सिर्फ शेयर होल्डर ही नहीं लेंगे बल्कि क्रेडिटर भी लेंगे और मनी लेंडर भी लेंगे, डिबेंचर होल्डर भी लेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन लगा सकते हैं कि बिजनेस का मालिक ही नुकसान और नफे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फायदा हो या नुकसान बिजनेस का मालिक लेता है। जब बिजनेस का प्रॉफिट हम डिबेंचर होल्डर को, क्रेडिटर को नहीं देते तो लॉस आखिर उनके साथ हम क्यों शेयर करने के लिए तैयार होंगे? इसका जवाब है कि कंपनी कई बार इतनी ज़्यादा बैड फाइनेंशियल पोजीशन में होती है कि उसके पास अपने क्रेडिटर के लौटाने के लिए भी पैसे नहीं है। आपने सुना होगा कई बार कंपनी इंसॉल्वेंट भी हो जाती है। इंसॉल्वेंसी का आखिर मतलब क्या है? कंपनी के पास इतनी भी एसेट नहीं है कि उन्होंने जिन लोगों से उधार पैसा लिया था, भूल जाइए शेयर होल्डर को पैसे वापस करेंगे, जिन लोगों से उन्होंने उधार पैसा लिया था, बैंक से उधार लिया था, डिबेंचर होल्डर से उधार लिया था, क्रेडिटर से पैसा उन्होंने उधार का लिया हुआ है, उतने पैसे चुकाने के लिए भी नहीं है और हो जाते हैं इंसॉल्वेंट। नतीजा, क्रेडिटर का काफी पैसा डूब जाता है। हो सकता है कंपनी के पास जितना उधार है उसका सिर्फ
50% या 60% ही अवेलेबल है। तो जिसने कंपनी को 10 लाख रुपए दिए थे, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई और बंद भी कर दी जाए तब भी उसको 10 लाख तो वापस नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसके पास चुकाने के लिए है नहीं। सिर्फ 60% मनी ही उसके पास अवेलेबल है। तो जिसने 10 लाख दिए थे उसको केवल 6 लाख ही मिले और बिजनेस भी बंद हो गया। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में कंपनी को बंद होने से बचाने के लिए पहले ही क्रेडिटर से, मनी लेंडर से बात की जाती है और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर वैसे भी अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तब भी कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, कंपनी बंद हो जाएगी और उनका पैसा फिर भी पूरा नहीं मिलेगा। तो अगर वो लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, फॉर एग्जांपल जिसने कंपनी को 10 लाख रुपए का उधार दिया था, कंपनी कहती है कि भाई हम 10 लाख रुपए तो आपको नहीं लौटा पाएंगे, एक चॉइस तो यह है कि कंपनी बंद कर दी जाए, दूसरी चॉइस ये है कि आप हमें थोड़ी सी मोहलत दो और थोड़ा सा हमारे ऊपर प्रेशर रिलीज कर दो। हम आपको पहले 15% का इंटरेस्ट देते थे, उस इंटरेस्ट की फिगर को आप 10% कर दो, आप 10% इंटरेस्ट लेना, और हम 10 लाख रुपए तो आपको नहीं दे पाएंगे, आप सिर्फ 8 लाख रुपए 7 लाख रुपए लेने की बात करो तो हम थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे मनी लेंडर के लिए अगर बोला जाए तो इधर कुआं उधर खाई वाली बात हो गई। अगर वो इस बात को रिजेक्ट करते हैं, कंपनी बंद हो जाएगी, तब भी पैसा डूबेगा, और अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नुकसान तो होगा, बट ऐसी सिचुएशन के अंदर उसके पास, कंपनी के पास अगर सर्वाइवल का चांस अगर बनता है थोड़ा सा अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो पैसा मिलने की संभावना भी आ सकती है, और फ्यूचर के अंदर उसका जो है बिजनेस बना रहेगा, तो उससे जो है फ्यूचर में अगर वो कुछ कमाई करती है कंपनी तो रिकवरी की भी संभावनाएं हो सकती है। इसके अलावा अगर एक कंपनी बंद कर दी जाती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयमेंट पे, उसका इम्पैक्ट पड़ता है जो हमारे जो प्रोडक्ट वो कंपनी बनाती है कंज्यूमर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए कभी भी सरकार नहीं चाहती कि कोई कंपनी बिना आखिरी कोशिश किए बंद कर दी जाए, और आखिरी कोशिश में हो सकती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, अगर फिजिबल हो तो। कुछ सिचुएशन के अंदर लॉस जो है वो इतना बड़ा नहीं है और शेयर होल्डर बियर कर सकते हैं तो केवल शेयर होल्डर ही बियर करेंगे, लेकिन लॉस अगर बहुत बड़ा है और कंपनी इंसॉल्वेंट ही होने के लिए तैयार है या हो जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में लॉस को मनी लेंडर्स एंड क्रेडिटर के साथ भी बियर करना पड़ सकता है। और ये वाली सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर इसके बाद 4th पॉइंट है इसमें, एक कंपनी कैन ऑल्टर शेयर कैपिटल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। जब आपकी कंपनी के शेयर कैपिटल को चेंज करती है तो कौन कौन से तरीके से चेंज कर सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। नंबर 1, कंपनी मे इंक्रीज इट्स शेयर बाय इशूइंग न्यू शेयर। कंपनी नए शेयर इशू कर सकती है। ऑल्टरेशन करने के लिए ऑब्वियसली शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर तो हम बदलेंगे, वहाँ पर अगर कोई न्यू फंडिंग मिल सकती है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो अगर कंपनी में उसको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर करने के लिए अगर इन्वेस्ट करने की हैसियत रखते हैं तो नए शेयर बेच के फंड इकट्ठे किए जा सकते हैं। दूसरा, इट मे कंसोलिडेट होल और एनी पार्ट ऑफ द शेयर इनटू शेयर ऑफ लार्जर अमाउंट। वो छोटे डिनोमिनेशन के शेयर्स को बड़े में, इवन बड़े को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने बड़े डिनोमिनेशन को छोटे में कर दिया। वैसे ही कंपनी हो सकता है 5-5 रुपए वाले उसके शेयर हो, उनको बदल के वो 10 रुपए वाले शेयर बना दे। इस तरह के डिनोमिनेशन को चेंज किया जा सकता है। थर्ड, इट मे कन्वर्ट शेयर इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा। शेयर्स को स्टॉक में और स्टॉक को शेयर्स में बदल सकती है। वैसे शेयर्स और स्टॉक में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही ओनर होते हैं, लेकिन जो शेयर होते हैं वो एक फिक्स वैल्यू को कैरी करते हैं, लेकिन जो स्टॉक होते हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यू को भी कैरी कर सकते हैं। ये एक मेन इसके अंदर डिफरेंस होता है। नेक्स्ट डी पॉइंट में, इट में सब डिवाइड द होल और एनी पार्ट ऑफ द शेयर इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर वैल्यू। वो अपने बड़े शेयर को छोटे शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस पॉइंट को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एक 50 रुपीज़ वाले 20 रुपीज़ वाले शेयर को 10 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। और लास्ट में लिखा है, इट मे कैंसिल दो शेयर विच हैव नॉट टेकन अप एंड रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल अकॉर्डिंगली। जो शेयर कंपनी ने बेचे ही नहीं है उनको वो कैंसिल कर सकती है और अपनी परमानेंट शेयर कैपिटल को, ऑथराइज कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट उसके बाद 5th पॉइंट, टू ऑल्टर द कैपिटल बाय एनी ऑफ द अबव मोड रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग। अगर आप इस तरह से चेंजेस करना चाहते हैं अपने शेयर कैपिटल में तो आपको जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको
अप्रूवल की भी जरूरत पड़ती है कोर्ट से जब लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए बोला जाता है। अगर सेक्रीफाइस नहीं है तब तो अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर लोग सेक्रीफाइस भी इसमें करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट के अप्रूवल की भी जरूरत पड़ती है ताकि कोर्ट देख सके कि लोगों के साथ जस्टिस हो। और उसके बाद फिर इसके अंदर है if the company want to increase the authorized capital, the capital clause or memorandum of the association company is required to be alterated and permission of SEBI is also required to be obtained। तो अगर कंपनी की इस सिचुएशन के अंदर कई बार ऑथराइज कैपिटल अगर बढ़ जाती है, ऑथराइज कैपिटल थी 10 करोड़, अब कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर मिलेंगे या लगेंगे 15 करोड़, तो अगर मेमोरेंडम में लिखी हुई इसकी ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा की कैपिटल उसमें इन्वॉल्व है तो मेमोरेंडम भी अमेंड करने पड़ेंगे, ऑल्टर करने पड़ेंगे, और उसके लिए सेबी का अप्रूवल भी ज़रूरी होगा। तो ये हमारे बेसिक पॉइंट है जिसकी वजह से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है उसकी बात करते हैं।